कहानी की शुरुआत एक ऐसे फ्यूचर से होती है जहां इंसानों की एक बहुत बड़ी गलती और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवों पर जमी सारी बर्फ यानी पोलर आइस पूरी तरह पिघल चुकी है। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के सारे महाद्वीप, सारा लैंडमास समुद्र के गहरे पानी में समा चुका है। अब धरती पर सिर छुपाने के लिए कोई सूखी जमीन नहीं बची है, जिसने इंसानों को एक बेहद अजीब और मुश्किल माहौल में ढलने पर मजबूर कर दिया है। अब इंसान लोहे और कबाड़ से बने तैरते हुए छोटे मोटे कस्बों में रहते हैं, जिन्हें एटॉल्स कहा जाता है। इस अंतहीन समंदर में जिंदा रहने के लिए इन लोगों का एकमात्र सहारा सी फूड यानी समुद्री जीव हैं। यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से सामान की अदला बदली और ट्रेड पर चलती है। इस पानी की दुनिया में पेड़ पौधे, धूल और मिट्टी की कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ताजे और पीने लायक पानी की इतनी भारी किल्लत है कि लोग खेती बाड़ी और फसलों को उगाने के लिए अपने खुद के यूरिन तक का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। भले ही पूरी दुनिया एक विशाल और कभी न खत्म होने वाले महासागर में बदल चुकी है, लेकिन फिर भी कई बचे हुए लोगों का यह अटूट विश्वास है कि इस अनंत समंदर में कहीं न कहीं आज भी सूखी जमीन यानी ड्राई लैंड मौजूद है। कई अलग अलग सर्वाइवर्स के ग्रुप इस जादुई और रहस्यमयी जगह की तलाश में दिन रात भटक रहे हैं ताकि वह एक बेहतर जिंदगी जी सकें, लेकिन अब तक किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली है। तभी स्क्रीन पर हमारी मुलाकात इस कहानी के मुख्य किरदार से होती है, जिसका नाम मैरिनर है। मैरिनर एक बेहद टूटी फूटी और कबाड़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई नाव पर अकेले रहता है। मैरिनर को एक छोटे से बर्तन में यूरिन करते हुए देखा जाता है और फिर वो इस यूरिन को एक खास मशीन के अंदर डाल देता है, जो इसे फिल्टर करके पीने लायक साफ पानी में बदल देती है। अपनी इस कबाड़ की नाव पर उसने नींबू का एक छोटा सा पेड़ भी उगा रखा है, जो इस बिना जमीन वाली दुनिया में किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। मैरिनर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए समंदर से मछलियां पकड़ता है और पानी की गहराइयों में जाकर दोबारा इस्तेमाल होने लायक कचरा और कीमती कबाड़ इकट्ठा करता है। एक दोपहर समंदर की गहराई में गोता लगाने के बाद जब मैरिनर वापस अपनी नाव पर आता है तो उसे दूर से एक दूसरी नाव अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस नाव पर सवार आदमी मैरिनर के पास आता है और उसे एक एटॉल के बारे में बताता है, जहां से उसने ढेर सारा काम का सामान हासिल किया था। वह आदमी मैरिनर के साथ उन सामानों की अदला बदली यानी ट्रेड करना चाहता है, लेकिन जैसे ही मैरिनर को यह पता चलता है कि वह आदमी बदले में कुछ भी नहीं चाहता, मैरिनर के मन में शक की घंटी बज जाती है। उसे तुरंत इस बात का एहसास होता है कि उस अजनबी ने मैरिनर की नाव से उसका सारा सामान और जरूरत की चीजें चुरा ली हैं। तभी अचानक जेट स्की पर सवार स्मोकर्स नाम के खूंखार डाकुओं का एक ग्रुप वहां धवा बोल देता है और उन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। भले ही मैरिनर की नाव कबाड़ से बनी थी, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग कमाल की थी और वह बेहद तेज दौड़ सकती थी। अपनी नाव की इसी रफ्तार की वजह से मैरिनर तो वहां से सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह दूसरा चोर आदमी स्मोकर्स के हत्थे चढ़ जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। वहां से बचकर भागने के बाद मैरिनर आखिरकार उसी एटॉल पर पहुंचता है, जो ऊंची ऊंची मेटल की दीवारों से घिरा हुआ एक तैरता हुआ शहर है। एटॉल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर मैरिनर वहां के पहरेदारों से कहता है कि वह अपने पास मौजूद सामानों का ट्रेड करने आया है। शहर के अंदर दाखिल होने के बाद मैरिनर दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज दुनिया के सामने लाता है। वह अपनी पोटली से असली शुद्ध मिट्टी निकालता है। इस तैरती हुई दुनिया में असली मिट्टी देखना एक चमत्कार जैसा था। इसे देखते ही एटॉल के लोग हैरान रह जाते हैं और मिट्टी के उस एक जार के बदले मैरिनर को 124 चिट्स देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैरिनर उन्हीं चिट्स का इस्तेमाल करके हेलेन नाम की एक महिला से टमाटर का एक छोटा सा पौधा खरीदता है, जो मिट्टी से भरा हुआ था, और साथ ही कुछ और काम का कबाड़ भी लेता है। अपना ट्रेड पूरा करने के बाद जब मैरिनर वापस अपनी नाव की तरफ लौट रहा होता है, तभी एक लोकल परिवार उसके पास आता है। वह लोग मैरिनर से गुजारिश करते हैं कि वह उनकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दे ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके, लेकिन मैरिनर साफ शब्दों में उनके इस अजीब प्रपोजल को ठुकरा देता है। एक खूबसूरत औरत को इस तरह मना करना वहां के लोगों की समझ से बाहर था और उन्हें लगता है कि यह आदमी पूरी तरह सनकी या पागल है। वे तुरंत वहां के स्थानीय लोगों को मैरिनर को रोकने का हुक्म दे देते हैं। जब एटॉल के लोग मैरिनर को जबरदस्ती पकड़ते हैं तो हाथापाई में उन्हें मैरिनर का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। मैरिनर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है, जिसके कानों के पीछे मछलियों की तरह गिल्स बने हुए हैं और उसके पैरों की उंगलियां भी बत्तख की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। मैरिनर उनसे बचने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन आखिरकार वे लोग उसे एक बड़े से मछली पकड़ने वाले जाल में फंसाकर कैद कर लेते हैं। उसी रात हेलेन चुपके से ग्रेगोर नाम के एक बुजुर्ग वैज्ञानिक से मिलती है और उनसे पूछती है कि वे सब इस कैदखाने जैसी जगह को छोड़कर ड्राई लैंड के लिए कब रवाना हो सकते हैं। ग्रेगोर उसे बताते हैं कि सूखी जमीन तक पहुंचने का पूरा रास्ता और दिशा एनोला नाम की एक छोटी बच्ची की पीठ पर एक टैटू के रूप में बना हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इस रहस्यमयी टैटू के नक्शे को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी ग्रेगोर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचते हैं कि क्यों न इस बारे में मैरिनर से बात की जाए, जिसे एटॉल के लोगों ने एक लोहे के पिंजरे में बंद करके कैद
कर रखा है। ग्रेगोर उस पिंजरे के पास जाते हैं और मैरिनर से उसकी इस अनोखी म्यूटेशन के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन मैरिनर उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर देता है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही ग्रेगोर उसे उस बच्ची की पीठ पर बने टैटू की एक तस्वीर दिखाते हैं, मैरिनर की आंखों में चमक आ जाती है और वह इस राज को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस टैटू की जानकारी देने के बदले मैरिनर शर्त रखता है कि ग्रेगोर को उस पिंजरे का दरवाजा खोलना होगा, लेकिन ग्रेगोर के पास ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह पीछे हट जाते हैं। अगले दिन एटॉल के सन की लोग मैरिनर को मौत की सजा देने का फैसला करते हैं। वे उसके पिंजरे को धीरे धीरे एक दलदली और गंदे गड्ढे में डुबोने लगते हैं। लेकिन मैरिनर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त डीकन नाम के एक क्रूर और एक आंख वाले लीडर के नेतृत्व में स्मोकर्स की एक पूरी फौज एटॉल पर धावा बोल देती है। यह स्मोकर्स भी उसी काल्पनिक सूखी जमीन की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि उस जगह का रास्ता उस छोटी बच्ची के पास है, इसलिए वे एनोला को किडनैप करने आए हैं। कुछ ही देर में स्मोकर्स पूरे एटॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी बड़ी बड़ी मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे एटॉल के कई बेकसूर निवासी मौत के घाट उतर जाते हैं। देखते ही देखते जेट स्की पर सवार स्मोकर्स अपने साथ लाए गए खुद के रैंप की मदद से दीवारों को लांघकर एटॉल के अंदर घुस जाते हैं। इस भयानक अफरा तफरी के बीच बुजुर्ग ग्रेगोर अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से हॉट एयर बैलून में गैस भरने लगते हैं, लेकिन गलती से उनका बैलून समय से पहले ही उड़ जाता है और वह बेबसी में हेलेन और नन्ही एनोला को वहीं पीछे छोड़कर अकेले आसमान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ पानी के गड्ढे में डूबा मैरिनर पिंजरे से आजाद होने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है और पानी के दबाव की वजह से उसका पिंजरा धीरे धीरे सिकुड़ने और छोटा होने लगता है। हेलेन की नजर मैरिनर की इस हालत पर पड़ती है और वह उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। हेलेन मैरिनर के सामने एक शर्त रखती है कि वह उसे इस पिंजरे से आजाद करेगी, लेकिन बदले में मैरिनर को उसे और एनोला को अपनी नाव पर यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना होगा। मौत को सामने देख मैरिनर इस डील के लिए तुरंत राजी हो जाता है। आजाद होते ही मैरिनर हेलेन और बच्ची से कहता है कि जब तक वह अपनी नाव का इंजन स्टार्ट कर रहा है तब तक वे दोनों एटॉल का मुख्य गेट खोल दें, लेकिन बदकिस्मती से भारी मेटल का वह गेट बीच में ही जाम हो जाता है। समय कम था और दुश्मन सिर पर थे, इसलिए मैरिनर अपनी नाव की रस्सियों का इस्तेमाल करके हवा में छलांग लगाता है, उड़ते हुए गेट के पास पहुंचता है, उसे जबरदस्ती खोलता है और वापस हवा से ही अपनी नाव पर लैंड करता है। एनोला और हेलेन भी फुर्ती से नाव पर सवार हो जाती हैं और वे तीनों स्मोकर्स की आंखों के सामने से एटॉल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मशीन गन लिए एक स्मोकर बिना देखे किसी गलत दिशा में लगातार गोलियां चला रहा होता है, जिसकी वजह से उनके खुद के लीडर डीकन की बड़ी नाव में एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन डीकन ठीक उसी पल समंदर के पानी में कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस खूनी लड़ाई के खत्म होने के बाद स्मोकर्स का पूरा ध्यान दोबारा एनोला को ढूंढने पर लग जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सूखी जमीन का रास्ता सिर्फ उसी के पास है। स्मोकर्स एटॉल के बचे हुए एक नागरिक को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और एनोला के बारे में पूछताछ करते हैं। मौत के डर से कांपता हुआ वह आदमी डर के मारे वह सब कुछ उगल देता है जो वह जानता था, लेकिन इसके बावजूद बेरहम स्मोकर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ते और मार डालते हैं। समंदर में आगे बढ़ते हुए हेलेन मैरिनर से पूछती है कि क्या वह सच में ड्राईलैंड पहुंचना जानता है। मैरिनर हाँ में जवाब देता है, लेकिन वह हेलेन को एक क्रूर सलाह देता है कि वहां जाने से पहले उन्हें इस छोटी बच्ची एनोला को पानी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाव पर खाना और पीने का पानी बेहद सीमित है। हेलेन मैरिनर को ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह छोटी बच्ची की जिंदगी के बदले खुद को मैरिनर को सौंपने का ऑफर तक दे देती है, लेकिन मैरिनर उसकी इस बात को पूरी तरह खारिज कर देता है। आखिरकार गिल्स और वेब पैरों वाले म्यूटेंट मर्द सेक्सुअल इच्छाओं से परे होते हैं। कुछ समय बाद मैरिनर देखता है कि एनोला उसकी प्यारी नाव की लकड़ी पर कुछ ड्राइंग्स बना रही है, जिससे वह बुरी तरह चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर एनोला को उठाकर सीधे समंदर के गहरे पानी में फेंक देता है। हेलेन यह देखकर पैनिक हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि एनोला को तैरना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वह बिना सोचे समझे बच्ची को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि मैरिनर उन दोनों को बीच समंदर में बेसहारा मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी नाव घुमाकर उन दोनों को वापस उठाने के लिए लौट आता है। जैसे ही हेलेन और एनोला वापस नाव पर चढ़ती हैं, तभी आसमान से स्मोकर्स का एक सी प्लेन वहां आ धमकता है और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मैरिनर नीचे के केबिन में अपना हथियार लेने के लिए जाता है, लेकिन इसी बीच हेलेन बिना मैरिनर से पूछे नाव पर लगी एक बहुत बड़ी स्पीयर गन के पास दौड़ती है और प्लेन पर निशाना साधकर फायर कर देती है। नतीजा यह होता है कि वह हवाई जहाज अब एक मोटी मेटल की रस्सी के जरिए मैरिनर की नाव से मजबूती से बंध जाता है और नाव के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, जिससे पूरी नाव रस्सियों के एक जाल में बुरी तरह उलझ जाती है। जब मैरिनर केबिन से बाहर आकर इस मुसीबत को देखता है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत नाव की रस्सियों को काटकर
प्लेन से पीछा छुड़ाने के लिए ऊपर चढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ प्लेन में बैठे स्मोकर्स भी उस रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ही पलों के बाद स्मोकर्स रस्सी पर गोली मारकर उसे तोड़ देते हैं और उनका प्लेन हवा में उड़ जाता है, लेकिन झटका लगने की वजह से मैरिनर हवा में झूलते हुए सीधे समंदर के पानी में जा गिरता है। अपनी नाव की इस बर्बादी से मैरिनर हेलेन पर इस कदर भड़क जाता है कि वह सजा के तौर पर हेलेन और एनोला दोनों के बाल बेरहमी से काट देता है, जो कि देखने में बेहद अजीब और अजीबोगरीब सजा थी। दूसरी तरफ चालाक डीकन उनकी लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है और अपने आदमियों को एनोला को हर हाल में ढूंढ निकालने के मिशन पर भेज देता है। समंदर में सफर के दौरान मैरिनर और हेलेन की मुलाकात एक ड्रिफ्टर से होती है। वह ड्रिफ्टर दावा करता है कि उसके पास कुछ बहुत ही जरूरी और कीमती कागजात हैं और वह उनके बदले हेलेन को अपने साथ ले जाना चाहता है। हेलेन इस सौदे के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन मैरिनर इस ट्रेड के लिए राजी हो जाता है। ड्रिफ्टर हेलेन को जबरदस्ती अपनी नाव पर ले जाता है, जबकि मैरिनर उन कागजातों को गौर से देखता है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो कागज पूरी तरह से रद्दी और बेकार है। मैरिनर बिना वक्त गंवाए ड्रिफ्टर की नाव में कूद जाता है और इस डील को कैंसिल करने की बात कहता है। यह सुनकर ड्रिफ्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसकी डिक्शनरी में नो रिटर्न पॉलिसी है और वह मैरिनर पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और मैरिनर अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उस ड्रिफ्टर को मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में मैरिनर इन दोनों को दिखाता है कि असली फिशिंग कैसे की जाती है। वह खुद को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए समंदर के गहरे पानी में कूद जाता है। उसकी खुशबू पाकर कुछ ही देर में पानी की गहराइयों से एक विशालकाय म्यूटेटेड खतरनाक मछली बाहर आती है। मैरिनर सही मौके का इंतजार करता है और अपने खास हथियार से उस दानवी मछली का शिकार कर देता है, जिससे उन तीनों के लिए कई दिनों के खाने का इंतजाम हो जाता है। शुरुआत में जो मैरिनर इन दोनों के साथ बेहद बदतमीज और रूखा व्यवहार करता था, अब उसका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा था और वह उनके प्रति दयालु हो रहा था। वह एनोला से बातें करना शुरू करता है, उसे अपनी नाव पर रंगीन पेंसिल से ड्राइंग करने की इजाजत देता है और बड़े ही प्यार से उसे समंदर के पानी में तैरना भी सिखाता है। हेलेन दूर से इन दोनों के बीच बढ़ते इस खूबसूरत और गहरे रिश्ते को देखती है, जिससे उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। कुछ समय बाद सफर के दौरान उन्हें समंदर के बीच एक पुराना बार्टर आउटपोस्ट दिखाई देता है, जहां कुछ लोग खड़े होकर उनकी तरफ हाथ हिला रहे होते हैं। मैरिनर को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह अपनी म्यूटेंट आंखों से पानी के नीचे देखता है। उसका शक बिल्कुल सही था। पानी के नीचे स्मोकर्स जाल बिछाकर उनका इंतजार कर रहे थे। मैरिनर तुरंत अपनी नाव को मोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोकर्स की नावें उनका पीछा शुरू कर देती हैं। किसी तरह मैरिनर और हेलेन स्मोकर्स के गोलों और हमलों से खुद को बचाते हैं। अपनी नाव की रफ्तार को दोगुना करने के लिए मैरिनर नाव में लगे एक्स्ट्रा पालों को पैराशूट की तरह खोल देता है, जिससे उनकी नाव हवा से बातें करने लगती है और वे स्मोकर्स की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। जब वे पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं, तो मैरिनर हेलेन को मजबूर करता है कि वह एनोला के टैटू का पूरा सच उसके सामने बयां करे। तब हेलेन रोते हुए खुलासा करती है कि यह टैटू कोई आम कलाकारी नहीं, बल्कि उसी पौराणिक ड्राई लैंड यानी सूखी जमीन तक पहुंचने का इकलौता और असली नक्शा है। यह सुनकर मैरिनर हंसने लगता है और कहता है कि ड्राई लैंड सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी और मिथक है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन हेलेन उसकी बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है। हेलेन को हकीकत का आईना दिखाने के लिए मैरिनर एक हैरान कर देने वाला फैसला लेता है। वह हेलेन को एक बड़े से ट्रांसपेरेंट कांच के बुलबुले के अंदर बिठाता है और उसे लेकर समंदर की अथाह गहराइयों में उतर जाता है। चूंकि मैरिनर अपने गिल्स की मदद से पानी के अंदर सांस ले सकता था, इसलिए वह हेलेन को समंदर के सबसे निचले हिस्से में ले जाता है। वहां हेलेन जो देखती है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं। पानी के नीचे इंसानों की पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर, गगनचुंबी इमारतें और गाड़ियां पूरी तरह डूबी पड़ी थीं। यह नजारा देखकर हेलेन गहरे सदमे में आ जाती है कि उनकी पुरानी दुनिया का क्या हश्र हुआ था। इस बीच नन्ही एनोला ऊपर नाव पर अकेले उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। खतरा भांपकर वह तुरंत नाव के एक गुप्त केबिन में छुप जाती है। जब मैरिनर और हेलेन समंदर की सतह पर वापस आते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्मोकर्स ने उनकी नाव पर कब्जा कर लिया था और वे दोनों स्मोकर्स के जाल में फंस जाते हैं। क्रू लीडर डीकन उन दोनों को बंदूक की नोक पर रखता है और एनोला के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन मैरिनर और हेलेन अपने होठों को सिल लेते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते। डीकन तब एक चाल चलता है। वह हवा में गोली चलाता है और ऐसा नाटक करता है मानो उसने उन दोनों को मार डाला हो। अपनी माँ जैसी हेलेन की जान खतरे में देख एनोला से रहा नहीं जाता और वह अपनी जान की परवाह किए बिना रोती हुई छुपे हुए केबिन से बाहर आ जाती है। स्मोकर्स तुरंत उस नन्ही बच्ची को दबोच लेते हैं। एनोला के हाथ आते ही डीकन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि मैरिनर
मैरिनर और हेलेन को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। लेकिन मैरिनर फुर्ती दिखाते हुए हेलेन को पकड़ता है और दोनों एक साथ समंदर के गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी के नीचे हेलेन घबरा जाती है और कहती है कि वह इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकती। तब मैरिनर उससे कहता है कि वह अपनी सांस उसके साथ शेयर करेगा। अब वो ऐसा कैसे करेगा? खैर, वो पानी के नीचे काफी देर तक हेलेन को किस करता है और उसे ऑक्सीजन देता है। कुछ समय बाद जब वे दोनों वापस पानी की सतह पर आते हैं तो देखते हैं कि स्मोकर्स ने उनकी प्यारी नाव को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया है। दूसरी तरफ स्मोकर्स के बड़े जहाज पर डीकन एनोला के सामने अच्छा और मददगार बनने का ढोंग करता है। वह बड़े प्यार से उसकी पीठ पर बने टैटू के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन एनोला जिद्दी थी और चुप रहती है। डीकन उसे बहलाने के लिए कुछ रंगीन पेंसिलें गिफ्ट करता है और दोबारा नक्शे का राज पूछता है, लेकिन एनोला फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। इधर अपनी तबाह हो चुकी नाव के मलबे पर बैठे मैरिनर और हेलेन पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे। इस मायूसी के माहौल में हेलेन मैरिनर की आंखों में देखती है और पूछती है कि उस दिन जब उसने खुद को सौंपने का ऑफर दिया था तो मैरिनर ने उसे क्यों ठुकरा दिया था। मैरिनर बेहद ईमानदारी से जवाब देता है कि उस वक्त हेलेन उसे पसंद नहीं करती थी और वह जबरदस्ती कुछ नहीं चाहता था। मैरिनर का यह सीधा और सच्चा जवाब हेलेन के दिल को छू जाता है। वह भावुक होकर मैरिनर को चूम लेती है और इसके बाद वे दोनों उस डूबती हुई नाव पर एक दूसरे के प्यार में खो जाते। अगले दिन मैरिनर अपनी टूटी नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें ग्रेगोर अपने उसी हॉट एयर बैलून के साथ नजर आते हैं। यह बूढ़ा सच में पूरी तरह से पागल और सनकी है। ग्रेगोर उन दोनों को बैलून में बिठाते हैं और उस सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं जहां एटॉल की लड़ाई में बचे हुए बाकी सर्वाइवर्स रह रहे थे। रात के वक्त सभी सर्वाइवर्स मिलकर सूखी जमीन को ढूंढने के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब मैरिनर उनसे एनोला को स्मोकर्स के चंगुल से छुड़ाने की बात करता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि खतरनाक स्मोकर्स से दुश्मनी मोल लेना अपनी मौत को दावत देना है। लोगों की इस बुजदिली को देखकर मैरिनर फैसला करता है कि वह किसी की मदद के बिना अकेले ही उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए स्मोकर्स के गढ़ में जाएगा। कुछ ही समय बाद मैरिनर तैरते हुए स्मोकर्स के उस विशालकाय समुद्री जहाज पर पहुंच जाता है। वह चुपके से जहाज के अंदर दाखिल होता है और एक एक करके स्मोकर्स के सैनिकों को मौत की नींद सुलाना शुरू कर देता है। इसी बीच जहाज के डेक पर लीडर डीकन अपने हजारों स्मोकर्स की भीड़ को इकट्ठा करता है और उनसे एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वह दावा करता है कि उसने सूखी जमीन का रास्ता खोज लिया है। वह चिल्लाकर सभी को हुक्म देता है कि जहाज के चप्पू चलाना शुरू करें ताकि जहाज को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जैसे ही सारे स्मोकर्स नीचे जाकर चप्पू चलाने लगते हैं, मैरिनर अकेले ही सीना ताने डीकन के सामने आ खड़ा होता है और उससे एनोला को तुरंत आजाद करने के लिए कहता है। जब डीकन घमंड में आकर मैरिनर की बात मानने से साफ इनकार कर देता है तो मैरिनर जहाज के सबसे बड़े राज का इस्तेमाल करता है। वह अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेता है और धमकी देता है कि अगर एनोला को नहीं छोड़ा तो वह इस आग को जहाज के विशाल तेल भंडार में फेंक देगा, जिससे पूरा जहाज एक झटके में राख का ढेर बन जाएगा। डीकन को लगता है कि मैरिनर सिर्फ खोखली धमकी दे रहा है और वह इतना बड़ा पागलपन नहीं करेगा, लेकिन मैरिनर तो सिर फिरा था। वह बिना सोचे समझे जलती हुई मशाल को सीधे तेल के टैंक में गिरा देता है। मशाल गिरते ही जहाज के निचले हिस्से में एक के बाद एक कई भयानक और दिल दहला देने वाले ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। मैरिनर के ऊपर पहुंचने से पहले ही डीकन चालाकी से एनोला को पकड़ता है और वहां खड़े एक सी प्लेन की तरफ भागता है। मैरिनर जब डेक पर पहुंचता है तो देखता है कि डीकन प्लेन में बैठकर उड़ने की तैयारी कर रहा है। मैरिनर तुरंत अपनी स्पीयर गन उठाता है, निशाना लगाता है और तीर को सीधे जहाज के मजबूत फेंस से बांधकर जिप लाइन की तरह हवा में कूद जाता है। वह उस मेटल की रस्सी का इस्तेमाल करके उड़ते हुए प्लेन के सामने एक बाधा खड़ी कर देता है, जिससे डीकन का प्लेन टेक ऑन ऑफ करने से पहले ही बुरी तरह क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से इस क्रैश में नन्ही एनोला को एक खरोंच तक नहीं आती और मैरिनर दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पूरा जहाज अब धीरे धीरे टूटकर समंदर में डूब रहा था और उनके पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर आसमान से देवदूत बनकर ग्रेगोर, हेलेन और एटॉल का एक साथी अपने हॉट एयर बैलून के साथ वहां पहुंचते हैं। वे बैलून से एक मोटी रस्सी नीचे फेंकते हैं और मैरिनर और एनोला को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी अधमरा डीकन पानी से बाहर आता है और वह भी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। हेलेन की नजर जैसे ही उस विलेन पर पड़ती है, वह ऊपर से एक बहुत भारी लोहे का सामान डीकन के सिर पर दे मारती है और साथ ही एनोला भी ऊपर से उसे एक जोरदार लात रसीद करती है। डीकन का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वह सीधे उबलते हुए समंदर के पानी में जा गिरता है। मैरिनर और हेलेन आखिरकार एनोला के साथ हॉट एयर बैलून की टोकरी में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन कहानी में अभी एक और आखिरी ट्विस्ट आना बाकी था।
नीचे पानी में गिरा जिद्दी डीकन अभी भी जिंदा था। वह तैरकर एक जेट स्की पर चढ़ता है, अपनी बंदूक निकालता है और ऊपर उड़ रहे हॉट एयर बैलून पर गोलियों की बौछार कर देता है। एक गोली बैलून की रस्सी पर लगती है, जिससे झटका लगता है और बेचारी एनोला टोकरी से फिसलकर सीधे नीचे समंदर के पानी में गिर जाती है। डीकन चिल्लाकर अपने बाकी बचे आदमियों को हुक्म देता है कि उस लड़की को जिंदा पकड़ो। मैरिनर बिना एक पल गंवाए एक्शन में आता है। वह बैलून की एक लंबी रस्सी को फुर्ती से अपने पैर में लपेटता है और सीधे आसमान से नीचे समंदर की तरफ छलांग लगा देता है। वह हवा की रफ्तार से नीचे आता है और डीकन के आदमियों के पहुंचने से ठीक पहले एनोला को पानी से अपनी बाहों में उठा लेता है। वह रस्सी एक बंजी कॉर्ड की तरह काम करती है और जैसे ही मैरिनर बच्ची को पकड़ता है, रस्सी उसे झटके से वापस ऊपर खींच लेती है। ठीक उसी पल एनोला को पकड़ने के चक्कर में आ रहे स्मोकर्स के जेट स्की आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ डीकन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरकार मैरिनर और एनोला सुरक्षित हॉट एयर बैलून में वापस आ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग ग्रेगोर को शांत दिमाग से एनोला की पीठ पर बने टैटू को देखने का मौका मिलता है। वह उस रहस्यमयी नक्शे के अक्षांश और देशांतर को पूरी तरह समझ जाते हैं और बैलून का रुख उसी ड्राई लैंड की सही दिशा में मोड़ देते हैं। हवा में कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद एक सुबह उन्हें अपने बैलून की टोकरी पर एक असली पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। पक्षी का दिखना इस बात का सबूत था कि जमीन करीब है। जब वे दूर क्षितिज पर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों से घिरी एक विशाल सूखी जमीन मौजूद थी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार असली जमीन देखकर उन सबकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। बैलून को नीचे उतारकर वे सब इस नई और खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें घने जंगलों के बीच एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। जब वे उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें वहाँ एक कपल के कंकाल एक दूसरे का हाथ थामे हुए पड़े मिलते हैं। वहीं पास में उन्हें एक कागज पर बना हुआ नक्शा भी मिलता है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एनोला की पीठ पर बना हुआ था। दरअसल वह झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि एनोला के असली माता पिता की थी। उसके माता पिता ने सालों पहले एनोला को इस उम्मीद के साथ एक सुरक्षित कश्ती में समंदर में भेज दिया था कि वह एक दिन इंसानों की बची हुई नस्ल को इस सुरक्षित और सूखी जमीन तक वापस लेकर आएगी। लेकिन इस खुशियों के बीच मैरिनर को इस सूखी जमीन पर बेहद अजीब और असहज महसूस हो रहा था। जरा उसके उस लेदर के कपड़ों और कानों की बालियों को तो देखो। ऐसा आवारा मिजाज म्यूटेंट मर्द किसी एक जगह या एक औरत के साथ बंद कर नहीं रह सकता। उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि उसका असली घर यह सूखी जमीन नहीं बल्कि वह अनंत समंदर है। वह भारी कदमों से एनोला के पास जाता है और बेहद भावुक होकर उससे कहता है कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है, जिसे सुनकर एनोला का दिल टूट जाता है और वह उदास हो जाती है। मैरिनर उसे समझाता है कि भगवान ने उसे इस सूखी जमीन पर रहने के लिए नहीं बनाया है। एनोला रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि जैसे बाकी इंसानों ने खुद को बदला वैसे वह भी इस माहौल में ढल जाएगा। लेकिन मैरिनर अपना फैसला नहीं बदलता। वह एनोला और हेलेन को आखिरी बार गले लगाता है, उन्हें एक आखिरी अलविदा कहता है और अपनी छोटी सी नाव लेकर वापस समंदर की लहरों में उतर जाता है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में हेलेन और एनोला उस ऊंचे पहाड़ की चोटी से चारों तरफ का नजारा देखती हैं और उन्हें एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सच पता चलता है। दरअसल वे दोनों इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी हैं, जो पानी के बढ़ने के बाद अब एक टापू बन चुका है। वे दोनों नम आंखों के साथ पहाड़ की उस ऊंची चट्टान से दूर समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते मैरिनर को देखती रहती हैं, जो अपनी असल दुनिया की तरफ लौट चुका था। खैर, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी धमाकेदार और मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।